ओके डन यहां तक पक्का, आगे बढ़ू। चलिए, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग बेस्ड ऑन टाइम हॉरिजॉन एंड बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी, फाइनाइट कैपेसिटी, इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग। ये 4 प्रकार है। ये सिर्फ एमसीक्यू में आपको आ सकता है, ये एमसीक्यू के लिए हिसाब से हमें याद रखना है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग इज कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब यहां पे बात समझो, यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लानिंग कैपेसिटी, हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, और अब कैपेसिटी प्लान करते समय और किन चीजों का ध्यान रख रहे हैं? यहां पे प्लांट कैपेसिटी है, यहां पे प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग है। तो प्लानिंग के समय हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1 कंट्रोलेबल फैक्टर्स, नंबर 2 लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स मतलब एंटरप्राइज के पूरे पूरे कंट्रोल में जो फैक्टर्स है वो, जैसे अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, कितने लेबर लगाने हैं कितने नहीं अपने कंट्रोल में, हाँ जी। फैसिलिटीज इंस्टॉल्ड, कितने फैसिलिटीज हमें देने हैं, मतलब क्या क्या चीजें होगी, फैक्ट्री होगा, ऑफिस होगा, शोरूम होगा, वेयर हाउस होगा। उसके अलावा मशीन्स क्या क्या लगेंगे, टूल्स क्या क्या लगेंगे, शिफ्ट ऑफ वर्क पर, एक दिन में कितने शिफ्ट काम होंगे, डेज वर्कड पर वीक, भाई मंडे टू फ्राइडे वर्क करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी, या मंडे टू सैटरडे काम करेंगे, संडे को छुट्टी, या उनका हो सकता है कि संडे को काम ज्यादा होता है तो संडे को काम करो, वीकडे में एक आध ऑफ रखेंगे। ओवर टाइम वर्क, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, ये सब पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है सर। बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो सकती। एब्सेंटिज्म, लेबर का एब्सेंटिज्म आप कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरह से नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं सर। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा सर? हाफ डे लगाएंगे, सैलरी कट करेंगे, इंसेंटिव्स नहीं देंगे, यही चीजें कर सकते हो। क्या ये चीजें एम्प्लॉय को छुट्टी लेने से रोक सकती है? कुछ एम्प्लॉयज को रोक लेगी, बट सबको रोक पाएगी क्या? फुल प्रूफ सोल्यूशन है क्या? हाँ, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा सर, जिसका मन नहीं है वो नहीं आएगा। चाइना में रूल आया ना, अगर मन नहीं ऑफिस आने का तो ऑफिस मत आना, ऐसे कोई रूल है, मालूम है? नहीं मालूम, अभी आया है, कितना सच है कितना झूठा पता नहीं। ठीक है, जो सच है और जो फुल प्रूफ है वो बताता हूं। जर्मनी में संडेज आर कंप्लीटली ऑफ, कंप्लीट ऑफ। किराना माल राशन की दुकान भी बंद रहते हैं उस दिन, संडे के दिन। घर में भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उसका आवाज आ रहा है, आपके नेबर आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। संडेज आर कंप्लीटली ऑफ इन जर्मनी, नो वर्क एट ऑल। कोई दुकान चालू नहीं मिलेगी आपको, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जर्मनी संडेज कंप्लीट ऑफ, नथिंग डूइंग, ओनली रेस्ट इन पीस संडेज को, बस शांति है सर जीवन में। वहां पे जर्मनी में संडे संडे की तरह मनाया जाता है प्रॉपरली। हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं संडे है, छुट्टी है, रेगुलर टाइम से एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, आप एक्स्ट्रा काम करो। ठीक है, हर देश की अपनी अपनी धोरणाएं होती है। लेबर परफॉर्मेंस, ये अपने हाथ में क्या सर? आप ज्यादा से उसको इंड्यूस कर सकते हो, गाजर दे सकते हो सर। बेहतर काम करोगे, इतना प्रोडक्शन निकालेंगे, आपको कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, जो भी मिलेगा। मशीन ब्रेकडाउन्स, अगेन ये हमारे हाथ में नहीं सर पूरी तरह से। मेंटेनेंस करना जितना हम वो कर सकते हैं, बट कोई पावर फ्लक्चुएशन हुआ, कोई भी ऐसी मिसहैप हो गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, वी कांट कंट्रोल दोस थिंग्स। मटेरियल शॉर्टेज, स्क्रैप एंड रीवर्क, स्क्रैप एंड, आगे एक हाथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट है वो फॉल्टी पीस निकल गया, तो कितने चांसेस है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट के बाद, क्योंकि देखो जो रीवर्क वाला काम होगा वहां पे आपकी एक ही प्रोडक्ट पर डबल मेहनत जा रही है। मैंने ये मोबाइल फोन बनाया, मोबाइल फोन फाइनल प्रोडक्ट है, बन गया सर, बन गया, मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद एक पीस फॉल्टी निकल गया, नया पीस किसी ने खरीदा है, स्क्रीन पे लाइंस आने लग गई, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, मोबाइल हैंग हो रहा है नया वाला, तो पीस आपको वापस मंगवाना पड़ेगा, रिप्लेस करके देना पड़ेगा, और ये पीस को आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा वेदर इट कैन बी ब्रॉट इनटू वर्किंग कंडीशन, रिपेयर्स हो सकते हैं क्या, रिपेयर्स करवाएंगे, चेंजेस करवाएंगे। मतलब एक प्रोडक्ट पे ऑलरेडी एक स्टाफ वर्कर काम कर चुका है, लेबर काम कर चुका है, मशीन यूज हो चुकी है, पूरा प्रोडक्ट बन चुका है, मार्केटिंग हो चुकी है, बिक चुका है, अब ये प्रोडक्ट वापस आया है, अब ये प्रोडक्ट वापस से आपके प्रोडक्शन साइकिल में जाएगा, पूरा इसके ऊपर रीवर्क होगा, नया खर्चा होगा, नया लेबर लगेगा, और फिर बाद में ये पीस मार्केट में वापस बिकेगा, इसको बोलेंगे रीवर्क। तो रीवर्क का भी खर्चा लगता है सर,
फ्री में नहीं होता। रिपेयर्स करवाने के लिए जो बंदे बेटा फ्री में काम करेंगे नहीं। स्ट्राइक, लॉकआउट, फायर एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सर। कैपेसिटी प्लानिंग के समय इन सब चीजों को ध्यान देना है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, CRP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में कभी कभी, is a technique which determines what equipment and labor personal capacities are required to meet the production objective। कौन से मशीन लगेंगे और क्या लेबर पर्सनल लगेंगे, मतलब इन शॉर्ट लेबर के पास क्या स्किल चाहिए एज पर द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग strategies, level capacity planning and matching capacity with demand। Level capacity is based on produce to stock and sell, produce to stock and sell approaches wherein the production system are operated at uniform production levels and finished goods inventories rise and fall depending upon the whether the production level exceeds demand or vice versa from time period to time period, say every quarter। प्रोडक्शन का क्या बोला इन्होंने, फिनिश गुड्स इन्वेंटरीज राइज एंड फॉल डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर प्रोडक्शन लेवल एक्सीड्स द डिमांड एंड वाइस वर्सा। प्रोडक्शन स्टेबल है सर, हमारा प्रोडक्शन हर साल हर पीरियड में प्रोडक्शन फिक्स रहेगा, हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे। स्टॉक, डिमांड कम पड़ गई, डिमांड ज्यादा हो गई, कोई टेंशन नहीं, स्टॉक है हमारे पास, हमने स्टॉक भी रखा है, प्रोडक्शन एंड स्टॉक रखा है ना उन्होंने। प्रोडक्शन फिक्स होता रहेगा, स्टॉक बनता रहेगा, स्टॉक बन रहा है वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, स्टॉक वेयर हाउस में जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कर दो, डिमांड कम हो गई, एक्सेस सप्लाई अपने पास है ही, एक्सेस सप्लाई में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है और प्रोडक्शन चलता रहेगा, ये एक तरीका। दूसरा, मैचिंग कैपेसिटी विद द, इन दिस प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मैच विद द डिमांड इन ईच पीरियड, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। यूजुअली मटेरियल फ्लोज एंड मशीन कैपेसिटी आर चेंज फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर टू मैच द डिमांड। The main advantage are low levels of finished goods inventory resulting in lesser inventory carrying costs. Also, back ordering cost is reduced. Disadvantage are higher labor and material cost because of frequent changes in workforce. ये क्या बोल रहा है अभी, डिमांड के हिसाब से काम होगा। आपको याद है मैंने बोला था अपने यहाँ पे जितना स्टाफ है उसमें से 50% स्टाफ टेम्पररी स्टाफ है, बराबर। उससे टेम्पररी पीरियड के लिए अपन ज्यादा लोग हायर करेंगे। अब बात समझो, वो हायरिंग के लिए हमको लोग ढूंढने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। वर्क इंडिया एक वेबसाइट आता है, मालूम है वर्क इंडिया वेबसाइट सुना है कभी? वर्क इंडिया पे बहुत लोग जॉब्स के लिए अपने अपने ऑफर्स पोस्ट करते हैं, एम्प्लॉयर्स भी एम्प्लॉयज भी। इट इज लाइक एम्प्लॉयमेंट स्टॉक एक्सचेंज, एम्प्लॉयर्स भी है एम्प्लॉयज भी है। एम्प्लॉयर्स अपना रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और एम्प्लॉयज अपने अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और उनके आपस में कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किए जाते हैं। वर्क इंडिया का जो पोर्टल चला रहा है वो पैसा लेता है, चार्जेस लेता है आपसे, एम्प्लॉयज से भी और एम्प्लॉयर्स से भी, ठीक। उस पीरियड में वहां पर मार्केटिंग करना, लोगों में बताना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देना, इन सब का पैसा लगता है। कुछ कुछ चैनल्स ऐसे जिसमें पैसा लगता है, कुछ कुछ चैनल्स ऐसे जिसमें पैसा नहीं लगता। अब इतने पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए या 4 महीने के पीरियड के लिए हमने जो एम्प्लॉयज हायर किए हैं, ये एम्प्लॉयज सिर्फ 4 महीना काम करेंगे, 4 महीना कंप्लीट, टाटा बाय बाय। अगले पीरियड में फिर कांटेक्ट करेंगे, अगर अवेलेबल रहेंगे तो आ जाना, नहीं रहेंगे तो छोड़ देना, हम लोग नया खर्चा देखेंगे। फिर नया एड रन होगा वर्क इंडिया पे, न्यूज़पेपर में फिर नए आर्टिकल जाएंगे, नया खर्चा हो रहा है सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट उस समय पे स्पेसिफिक पीरियड में जिस समय डिमांड ज्यादा है, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कैपेसिटी विद द डिमांड प्लान। पहले का सिंपल है ना सर, लेवल कैपेसिटी प्लानिंग, भैया हमारा लेवल इतना, हम प्रोडक्शन करते रहेंगे हर महीने, डिमांड हो या, यहां पर हम सेल फोरकास्ट करते हैं, डिमांड फोरकास्ट करते हैं, डिमांड फोरकास्ट करने के बाद डिमांड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करेंगे। ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज विच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस फॉर अ गिवन प्रोडक्शन फैसिलिटी। देयर इज एन ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर ईयर दैट रिजल्ट इन लीस्ट एवरेज यूनिट कॉस्ट। दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल ऑफ द प्लांट। वो ये याद है क्या, टीपी एपी, टीपी एमपी एपी, थियरी ऑफ प्रोडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा था, किसमें, फाउंडेशन में, या थोड़ा था, थोड़ा 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 तो पढ़ा होगा। तो उसमें 3 स्टेजेस थे,
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 एपी जहां पे मैक्सिमम है वहां तक, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. दूसरा सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. तीसरा जहां पे आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. बराबर. इस क्या कहते हैं, इस लॉ में हमने एक चीज देखी थी. क्या? मैं आपको याद दिलाता हूं लॉ, थोड़ा सा रफली शॉर्ट में याद दिलाता हूं. आपका फिक्स्ड फैक्टर एक, उस पर आप एक वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, यानी कि वहां पे अपन ने फाउंडेशन में एग्जांपल था लेबर. जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल आउटपुट बढ़ता था. एपी एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट, तीनों बढ़ रहे हैं सर. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. पहले जो फिक्स्ड फैसिलिटी है हमारे पास या फिक्स्ड फैक्टर था वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा अप टू अ सर्टेन लिमिट. ये तो पता है अपने को. शॉर्ट रन में एक पर्टिकुलर लिमिट तक फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता नहीं है, फिक्स्ड फैक्टर चेंज होता नहीं है. मशीन की कैपेसिटी मेरी 10 लाख यूनिट्स की है, मैं अभी तक तो फिलहाल 2 लाख यूनिट्स पे ही ऑपरेट कर रहा हूं. बराबर. तो मैं जैसे जैसे लेबर बढ़ाऊंगा मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा. लेबर बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट, जो आता है सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज में क्या हुआ सर? सेकेंड स्टेज में नाउ वी आर फेसिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. एंड सेकेंड स्टेज वाज कंसिडर्ड द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सेलर ने कहां प्रोड्यूस करना चाहिए? सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूस करना चाहिए. थर्ड स्टेज में नेगेटिव रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन. क्या हो रहा है सर? यहां पर जो प्रोपोर्शन है इट हैज बिकम सब ऑप्टिमल. सब ऑप्टिमल का मतलब वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो गए और फिक्स्ड फैक्टर एक ही है. अब मान लो जैसे इसके कंपैरिजन की अगर हम बात करें, जो मशीन है उस मशीन पे 7 से 8 लोग ऑप्टिमम काम कर सकते हैं. बराबर. 7 से 8 लोग काम कर सकते हैं. 8 से कम लोग अगर काम कर रहे हैं तो मुझे आउटपुट बढ़ता हुआ नजर आएगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा डिवीजन ऑफ लेबर होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, वर्क में स्पेशलाइजेशन आएगा. कि जो काम पहले देखो एक बंदा है एक ही मशीन पे काम कर रहा है, उसको सेटअप भी करना है, रॉ मटेरियल भी इनपुट करना है, उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ऐसा हर एक प्रोसेस देखता जा रहा है. 2 लोग हो गए, 8 प्रोसेस को 4 लोगों में बांट दिया. 4 लोग हो गए, 8 प्रोसेस को 4 लोगों में बांट दिया. 8 लोग हो गए, एक प्रोसेस एक बंदा. अब उसको अपना ही प्रोसेस जानता है तो कंटिन्यूस बेसिस पे अपना ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ही कैन गेन स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. बराबर. जिसको अपन डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं. अपन ने ओसीएम में 12th स्टैंडर्ड में भी हेनरी एफडब्ल्यू टेलर में ही पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, जहां से अपने को क्या मिलेगा? स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क मिलेगा. सर काम बढ़िया चल रहा है बट हमने लेबर बढ़ा दी है, तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा लेबर बढ़ा देंगे तो क्या फायदा मिल जाएगा आपको? जहां पे एब्सेंटिज्म होगा उसको सब्स्टिट्यूट करने के काम आ जाएगा. बट प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में अगर आपने और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया तो यहां पर दिक्कत शुरू हो जाएगी. सर आपका प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम होना शुरू होता है. क्यों सर? बिकॉज हियर द वेरिएबल फैक्टर्स बिकम कुणाचा. अरे एक काम कर, इकडे इकडे इधर. काल भरपूर व्हिडिओ शूट केलेत प्रतीक्षा. मग येतो मी येतो करतो मी मग काय पाठवतो? अर्जंट आहे का? व्हिडिओ व्हिडिओ म्हणजे काय? व्हिडिओ द्यायचे त्यांना? व्हिडिओची व्हिडिओ बनवायचं, अपलोड करायचं आणि त्यांना द्यायची लिंक. म्हणजे छोटा व्हिडिओ किती सेकंदाचा व्हिडिओ पाहिजे? किती मिनिटाचा? 2 मिनिट. तू असं गडबड नको करू, तू ऐक माझं. थांब. नाही ऐक.
चल भाई। गया टीवी, नेटफ्लिक्स है, स्क्रीन है ना, ठीक, बट यहाँ पर गया दिक्कत है। हाँ डन, आइए। हाँ जी, तो यहां पर अब बात ये है सर, थर्ड स्टेज यानी कि नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव में जब ज्यादा स्टाफ हो गया ना, ओवर स्टाफिंग हो जाएगी ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्टाफ ओवर स्टाफ हो गया, अब यहाँ पे ओवर स्टाफ हो गया तो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टाफ को। क्यों, सब एक साथ बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं, तो लंच ब्रेक इनका 1 से 1.5 घंटा चलता है। अब कोई खाना साथ में नहीं खाएगा, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, तुम 3 लोगों को आधा घंटा मिलेगा, तुम 3 आधा घंटा, तुम 3 आधा। अब 1.5 घंटे में पूरा स्टाफ बिना काम रुका सब खाना भी खा लेता है। पहले पूरा 1.5 घंटा एक भी स्टाफ नहीं रहता है, क्योंकि पेरेंट आएगा, पेरेंट आके बैठेगा, इंतजार करेगा, स्टाफ खाना खा रहा है। अब पेरेंट भी बेचारे कुछ कुछ अच्छे रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि अभी खाना नहीं ना जी, आराम। अब उनको क्या मालूम, उन्होंने बोल दिया खाना खाओ तो 1 घंटा खाना खाएंगे, पेरेंट को 1 घंटा वेट कराएंगे, पेरेंट फिर परेशान होकर निकल जाते हैं। जब अवेलेबिलिटी चाहिए, जब कोई चाहिए, तो स्टाफ समय पर अवेलेबल नहीं है। क्यों सर, बहुत ज्यादा स्टाफ हो गया, गप्पे मारते बैठे हैं, कॉलिंग करते करते, ऑफिस का फोन है हाथ में, ऑफिस के फोन पे बात कर रहे हैं और खुद के मोबाइल पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर, कुछ तो पसंद आया उसको भेज दिया, वो इंस्टाग्राम देखने चालू, वो फिर उसने एक बार मोबाइल खोल दिया तो फिर ये भी चालू, फिर इसने किसी और को भेजा, वो भी चालू, सब चालू हो गए। अब प्रोडक्शन कहां से बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, जब एक्सेस वेरिएबल फैक्टर हो जाता है ना, तो दीज बिकम ऑब्स्टेकल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आ रहा है भाई, जिसके पास काम नहीं वो वेला बैठा है, तो दूसरों को परेशान करना शुरू करेगा, दूसरे के काम में टांग अड़ाना शुरू करेगा। सीधी बात, मेरी पढ़ाई हो गई, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तो मैंने निकल जाना चाहिए, नहीं, पोकिंग चालू करेंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, चलना ब्रेक लेना, चलना जाके आते ना, चाय पी के आते ना, पर मेरी पढ़ाई नहीं हुई ना, ऑब्स्टेकल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब यहां पर सेलर्स को या प्रोड्यूसर्स को एक ऑप्टिमम कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि कितने वेरिएबल फैक्टर्स मैंने रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू माय फिक्स्ड फैक्टर। वो प्रोपोर्शन उसने डिसाइड करना चाहिए। दैट प्रोपोर्शन वी विल गेट थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये देखो हर जगह पे एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, दिस कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब आप फैक्ट्री चला रहे हो तो कितने फैक्ट्री में कितने लेबर लगने चाहिए, कितने लेबर का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज कितना लेबर एब्सेंट रहता है। ऑन एन एवरेज सर 5 लेबर एब्सेंट रहता है, हमको रिक्वायरमेंट कितनी है 50 लेबर की है, तो 55 से 56 लेबर हायर करो, क्योंकि 5 या 6 तो हमेशा एब्सेंट रहने वाले ना, बराबर है कि नहीं। 1-2 दिन की सैलरी ऐसी होगी कि शायद सबके सब प्रेजेंट हो, शायद, बट मेजोरिटी टाइम 3 से 4 लोग तो एब्सेंट रहते ही है। उनकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात। बैलेंसिंग द कैपेसिटी इन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट्स, अ प्रोडक्ट लाइन और अ प्रोडक्ट मिक्स, द लोड ऑन डिफरेंट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स वेरी ड्यू टू द चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स. When the output rates of different machines do not match with the required output rate for the product to be produced, there will be an imbalance between the workloads of different machines. This will result in some machine on equipment being bottleneck work center, thereby limiting the plant capacity, which will in turn increase the production cost per unit. तो bottleneck situations क्या करेंगे, आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ाएगी, क्योंकि bottleneck सिचुएशन में क्या होगा, पिछली वाली मशीन प्रोडक्शन करते जा रही है, ये अपने स्पीड से करती जा रही है, इसकी अगली वाली मशीन आइडल बैठी हुई है, आइडल बैठी हुई, इसकी कैपेसिटी 400 यूनिट की है, बट पिछले वाले मशीन की कैपेसिटी सर 300 यूनिट की है ना सर। तो वहां से 300 यूनिट प्रोड्यूस होके यहां पर आएंगे, 300 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे, वहां पर तो अभी तक प्रोडक्शन चल ही रहा है ना, तो तब तक के लिए इस मशीन को आइडल बैठना पड़ेगा, तो आइडल मशीन का आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। इस आइडल मशीन का कॉस्ट, इस आइडल मशीन पे ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर या जो भी मशीनिस्ट होगा, या इस मशीन पे काम करने वाला जो लेबर होगा, इन सबकी तो सैलरी फ्री हो गई सर, बिना काम किए बैठे बिठाए सैलरी ले रहे सर। आइडल कैपेसिटी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो बैलेंसिंग द कैपेसिटी यानी कि हर मशीन की कैपेसिटी बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे किसी मशीन पे ओवरबर्डन चल रहा है और किसी मशीन पे आइडल टाइम चल रहा है,
तो ये मशीन बैलेंसिंग कैपेसिटी है। आगे सीक्वेंसिंग वगैरह भी जो टॉपिक्स अपन देखने वाले वहां पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी और चीजें। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी इज फोरकास्ट ऑफ डिमांड, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशंस, मैनेजमेंट पॉलिसीज। ये 5 चीजें क्या अफेक्ट करने वाली है? इफेक्टिव कैपेसिटी। याद है अपन ने वो देखे थे ना, कौन से 400 यूनिट्स, 360 यूनिट, एक्चुअल 360 था, 400 था और 500 था। टोटल कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी 500 बराबर, इफेक्टिव कैपेसिटी 400 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 360। हम इफेक्टिव कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटी मशीन की कैसे ज्यादा से ज्यादा आएगी। पहला, आइए ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये इतना, ये सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। डिमांड फोरकास्ट, दूसरा लेबर एंड प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। एग्रीगेट प्लानिंग, एग्रीगेट का मतलब क्या? एग्रीगेट, एग्रीगेट टर्म कहां सुना है इसके पहले अपन? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्या अपन ने? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई बराबर, एग्रीगेट वेरिएबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट? सम टोटल, एग्रीगेट मतलब सम टोटल। तो सम टोटल डिमांड का मतलब क्या होता था वहां पे? सर सम टोटल डिमांड मतलब सब पूरी देश में, हमारे पूरी कंट्री में कितना डिमांड हो रहा है, बराबर है क्या? है या ना? एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरी कंट्री में कितना सप्लाई हो रहा है, तो एग्रीगेट मतलब सम टोटल हुआ। तो एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब क्या होगा? सम टोटल यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग आ गई सर। एवरीथिंग कवर्ड इन दिस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एग्रीगेट रिसोर्सेज, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कैपेसिटी, डिमांड, एग्रीगेट प्लानिंग, इंटरमीडिएट टर्म। एग्रीगेट प्लान कवर्स 3 to 18 months. Foundation of future short range type planning. Master production schedule. The aggregate plan disaggregated being with a determination of demand and current capacity. आइए सबसे पहले एग्रीगेट प्लानिंग पूरा डिटेल में समझेंगे। Is an intermediate term planning decision. It is the process of planning the quantity, timing of output over intermediate time horizon 3 months to 1 year. Within this range, the physical facilities are assumed to be fixed for the planning period. Fixed fact, short run, long run. याद है, शॉर्ट रन में फैक्टर्स फिक्स है, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है। फिक्स्ड फैक्टर्स वो है सर जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। Therefore, fluctuation in demand must be met by varying labor and inventory schedule. लेबर वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मशीन फिक्स है सर, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स है सर, उस पर अपन सिर्फ लेबर कम ज्यादा कर रहे हैं आउटपुट चेंज करने के लिए। तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर, एंड यहां पर क्या बोला इन्होंने? लेबर एंड इन्वेंटरी शेड्यूल। एग्रीगेट प्लानिंग सीक्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट. While dealing the production problems, the planning process is normally divided into 3: long range planning, short term planning, intermediate planning or aggregate planning. Long range planning, which deals with strategic decisions such as purchase of facility, introduction of new product, process, etc. Short term planning deals with day to day work, scheduling and sometimes inventory problems. Intermediate planning and aggregate planning, ये important है, which is between long range and short range, which is concerned in generally acceptable planning taking load on hand and the facilities available into consideration. In aggregate planning, the management formulates a general strategy by which capacity can be made to satisfy demand in a most economical way during a special moderate time period, say for 1 year. Aggregate planning is made operational through a master schedule that gives the manufacturing schedule. Product and dates of manufacture, generally day-to-day schedules are prepared from the master schedule. Facility planning, scheduling has got very close relationship with aggregate planning. अब बात सुनो, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो फाइनेंशियल ईयर लगाएंगे अपन, एक फाइनेंशियल ईयर लगाएंगे अपन, एक फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं, क्लासेस का फाइनेंशियल ईयर। अब क्लासेस के फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको पता होगा, अपन एक समय पे 2 बैचेस चलेंगे, एक ईयर में 2 बैचेस चलेंगे, फाउंडेशन के 2 बैच, इंटर के 2 बैच, एग्जीक्यूटिव के 2 बैच, हर एक के 2 बैच। तो अपन एक कोर्स कंसीडर करते हैं, 1 साल की प्लानिंग करनी है सर। अब यहाँ पे 1 साल की प्लानिंग कैसे होगी ध्यान से समझो। सबसे पहले 2 बैच कंसीडर करते हैं, बैच 1, बैच 2। बैच 1 का
स्टार्ट टाइम एंड टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, बैच 2 का स्टार्ट टाइम एंड टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, क्या क्या हम फैसिलिटीज देंगे, बराबर, या क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, द कमिटमेंट्स, जैसे कि सर रेगुलर लेक्चर होंगे, रिविजन्स होंगे, एमसीक्यू सेशन होंगे, एमटीपी सेशन होंगे, 1 डे मैराथन होगा। बात समझो बहुत बार क्या होता है, क्यों यहां पर एग्रीगेट प्लानिंग करने जरूरी है। ये बैच का जो एंड टाइम होता है ना, यानी कि एक उस बैच का लास्ट वाला फेज, एंड वाला फेज, जैसे अभी जून में एग्जाम चल रहे थे, बराबर, अभी आपकी नई बैच बन रही थी और जून के कहीं ना कहीं रिविजन्स चल रहे थे, इवनिंग में रिविजन्स चल रहे हैं, दिन में आपके बैचेस चालू हो गई है, बराबर। अब यहां पर ना ये वाला स्टार्ट टाइम और ये बैच टाइम बहुत बार हमेशा हमेशा क्या, हमेशा ईच एंड एवरी टाइम ये क्लैश होता है सर, हमेशा क्लैश होता है। सीए फाउंडेशन के डबल बैचेस चलते हैं। अभी आज शाम को मेरा एमसीक्यू एमटीपी डिस्कशन रहेगा सीए फाउंडेशन का, बट अभी आपके लेक्चर के बाद सीए फाउंडेशन का रेगुलर बैच है, मतलब एक समय पे 2 बैचेस चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओवर टाइम चल रहा है, जहाँ पे एक फैकल्टी ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटा पढ़ाता है। इस पर्टिकुलर फेज में इस 1 महीने के लिए हर एक फैकल्टी, ईच एंड एवरी फैकल्टी 8 से 9 घंटे के लेक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि एक ही बैच 2-2 डबल पढ़ाई जा रही है ना, एक रेगुलर बैच मॉर्निंग में, एक रिवीजन बैच इवनिंग में, एक रेगुलर बैच मॉर्निंग में, एक रेगुलर बैच इवनिंग में। उसमें अगर मल्टीपल कोर्सेज में होंगे तो और हालत खराब, मतलब एक समय तो ऐसा था लास्ट मंथ तक मैं CSEET की 2 बैचेस ले रहा हूँ, CMA फाउंडेशन की 2 बैचेस ले रहा हूँ, CA फाउंडेशन की 2 बैचेस ले रहा हूँ, मतलब ये 3 कोर्स में मेरे 6 लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें कि रिवीजन वाले लेक्चर 1.5 से 2 घंटे के। नंबर ऑफ आवर्स समझ रहे हो क्या आप, ये नंबर ऑफ आवर्स, ये एग्रीगेट प्लानिंग हुआ कि कब बैच स्टार्ट करना, कब सिलेबस एंड करना, कब रिवीजन रखना, कब मैराथन्स रखना। अब जो CMA फाउंडेशन की बैच थी, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होने के वजह राज सर ने बोला आप आओ ही मत CMA फाउंडेशन की बैच, बाद में आएंगे, 15 दिवस 20 दिवसानंतर या, एकदा तुमचं संपून घ्या, जेवढे कमिटमेंट आहे ते संपवा, त्याच्यानंतर या। ये एग्रीगेट प्लानिंग का पार्ट हुआ कि ये वाला पीरियड इतना तक खत्म हो जाएगा, तो नई बैच जब स्टार्ट होगी तो आप इनकॉर्पोरेट होंगे, मैं बाद में आऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं काम करूंगा, फिर श्रीकांत सर अपने लेक्चर्स रिवीजन चलाते रहेंगे। आप समझ रहे हो, दीज आर एग्रीगेट प्लानिंग। अब प्रोडक्शन साइकिल में, प्रोडक्शन साइकिल मान लीजिए 3-3 महीने का है, तो 3 महीने का कब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कब प्रोडक्शन एंड होगा, उसकी मार्केटिंग कब स्टार्ट होगी, अगला लॉट कब स्टार्ट करना है, कब कौन सी मशीन फ्री हो रही है, कब कौन सा प्रोसेस इनिशिएट हो जाना चाहिए, कब तक कंप्लीट होना चाहिए, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, यानी कि इंटरमीडिएट प्लानिंग। समझ में आ रही है बात, बारीकियां बहुत है इसमें सर, छोटी छोटी चीजों पे प्लानिंग करना पड़ेगा। कब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, तो उसके पहले फिर रॉ मटेरियल डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है, ओहो इतना टाइम लगता है, तो उसके पहले यहाँ तक ऑर्डर जाना चाहिए, यहाँ तक इस डेट पे ऑर्डर जाना चाहिए, तो ओ भाई साहब ऑर्डर इस डेट पे जाना चाहिए, तो फिर हमको तो मार्केट में घूम के सबके टेंडर्स लेने पड़ेंगे ना, अलग अलग क्या कहते हैं उसको अपन, कोटेशंस लेना, अलग अलग वेंडर से जा जाके कोटेशंस लेना, वेंडर फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम वेंडर चेंज करते हैं तो कोटेशन लेना पड़ेगा, क्वालिटी चेक रखना पड़ेगा, वो सारे प्लान, उसको कितना समय लगेगा, ऑर्डर कब प्लेस होगा, ऑर्डर कब डिलीवर होगा, कब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कंपनी प्रोडक्ट कब फाइनलाइज करेगी, उसका पैकिंग, उसकी मार्केटिंग, उसका डिलीवरी, प्रोसेस लंबा है सर। तो यहाँ पे हर एक बारीकी में, ऑपरेशंस मैनेजमेंट को मैंने डे 1 बोला था, पगार नहीं मिलती, अच्छी मिलती है पगार, छोटी मोटी पगार नहीं मिलती। अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि उसको दिमाग कितनी जगहों पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है उसको, इन सब देखो यहाँ पे वो बारीकी में हर एक चीज चेक नहीं करेगा, बट उसको हर एक मैनेजर के ऊपर वॉच तो रखना पड़ेगा ना, चेक तो रखना पड़ेगा ना। नहीं समझे, समझे नहीं समझे, ये बात है सर। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बाद में देखेंगे, डन। अपन कल जाएंगे इसके प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे, फैसिलिटी लोकेशन पे, कौन से फैसिलिटी कहाँ होनी चाहिए, किधर कितने कौन सी जगह पे रखा जाना चाहिए, वो वाला मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, तो चेक करने दो। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 11, 12 ही था कि 13 है, 13, 11, 12, 13 कल खत्म कर देंगे अपन। फिर उसके बाद एग्रीगेट प्लानिंग वाला कुछ एग्जाम्पल से वो भी खत्म करने हैं।
वो एक एग्जांपल देख लेंगे कल। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग तो अगेन थियरी है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्स्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक। इस वीकेंड तक तो अपन खत्म कर देंगे टॉपिक को, बाकी के तो सब इजी EOQ वगैरह फालतू 5-6 क्वेश्चन है। इस वीकेंड तक तो ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पे टेस्ट बहुत होने वाले हैं, थियरी भी अभी टेंशन आ गया उसको, टेस्ट का नाम लिया तो टेंशन आता है। थियरी भी क्वेश्चन है इसमें और प्रैक्टिकल्स भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। चल, विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस।